जीव विज्ञान वंशागत और विविधता अध्याय में पार्ट 4 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे सहप्रभाविता। देखिए, सह जो प्रभाविता होती है इसमें क्या है कि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से साथ साथ अगर अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पियों को क्या कहते हैं? सहप्रभावी एलील, और इनकी आनुवंशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। हम लिख देते हैं, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पी को सहप्रभावी एलील, चाहे उसको एलील कहिए चाहे युग्म विकल्पी कहिए, तो सहप्रभावी एलील तथा इनकी आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है सहप्रभाविता में, कि जैसे हम अगर जानवरों की त्वचा के बालों के रंग का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी सहप्रभाविता होती है। जानवरों में क्या होता है कि उनके बाल काले रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। ठीक है, काला, भूरा और सफ़ेद। तो जैसे मान लो कि जानवरों की त्वचा के बालों का रंग से संबंधित जीन एलील है ना, संबंधित जीन एलील क्या है? R1 तथा R2 है। ठीक, ये दोनों सहप्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें लाल या भूरा रंग उत्पन्न करने वाले एलील्स R1 है। तो जो ये R1 है ये लाल या भूरा रंग प्रदर्शित करता है, और जो ये R2 है ये क्या करता है? सफ़ेद रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक, R1 जो होता है लाल या भूरा रंग प्रदर्शित करता है, R2 जो होता है सफ़ेद रंग प्रदर्शित करता है। तो अब जैसे R1 है, R1 क्योंकि जीन जोड़े में होता है तो R1 ये भूरे लाल है। ठीक है, तो पहले तो ये हुआ कि देखिए R1 जो होता है ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, R2 ये सफ़ेद रंग के उत्तरदायी है। ठीक, ये क्या होता है? लाल, और ये क्या होता है? सफ़ेद। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब R1 जो है इसको हम कहेंगे जनकीय पीढ़ी, P1 कहेंगे। अब इससे R1 से क्या होता है कि इसमें देखिए जब इसका क्रॉस होता है तो R1 R2 यही होता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है
कि गैमीट बनाया जाएगा इससे। तो अगर इसका हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस, सपोज दैट इसका हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये क्रॉस होता है, ये तो क्या हो जाएगा R1 R2 R1 R2 R1 R2, ठीक है, ये हो गया R1 R2। तो ये मिक्सअप हो गया। अब ये जो होती है इसी से, मतलब एक R1 अब एक R2, इससे जो होते हैं गैमीट प्राप्त करते हैं, तो ये गैमीट हो गया, ठीक। लेकिन जो जनरेशन आई है, जनरेशन में क्या होता है कि F1 जो जनरेशन होता है, F1 जनरेशन में, इसमें देखिए बालों का रंग चितकबरा होता है, मतलब कहीं कहीं पर लाल और कहीं कहीं पर क्या होता है सफ़ेद, ठीक है। तो जब कहीं कहीं पर लाल कहीं कहीं पर सफ़ेद होते हैं, ठीक, या सीतारूढ़ होते हैं, तो इसको रोवन कहते हैं, या चितकबरा। तो ये चितकबरा हो गया, ठीक है, ये भी चितकबरा हो गया। बात समझ में आई ना? देखिए चितकबरा ये भी होगा, चितकबरा ये भी। अब यहाँ पर जो गैमीट इसका बनाएंगे, तो एक लेंगे R1, एक लेंगे R2, एक लेंगे R1, एक लेंगे R2, ठीक। मतलब इसी का मेंडल का जो दूसरा नियम था, एक एक लक्षण ले लेंगे, एक R1 का ले लेंगे, एक R2 का, एक R1 का, एक R2 का। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे, अब देखिए क्या होता है, R1 R1, ये क्या हो गया लाल, ठीक। ये R1 R2, ये R1 R2, ये क्या हो गया चितकबरा, ये चितकबरा हो गया। अब बचा R2 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 R2, ये किसके लिए, यहाँ पर हमने तो लिया ही है, ये हो गया सफ़ेद के लिए। अनुपात कितना हो गया 1:2:1, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है हेटेरोजाइगस है। जो ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस। यहाँ लिखते हैं होमोजाइगस, समयुग्मजी, हेटेरोजाइगस विषमयुग्मजी, ये भी होता है होमोजाइगस, ये समयुग्मजी होता है। तो अर्थात क्या हुआ कि जो संकर लक्षण प्राप्त हुआ वो दोनों के मिश्रण से बना। किसके किसके मिश्रण से? एक मिश्रण जो होता है इसका वो बना लाल और सफ़ेद से। तो लाल और सफ़ेद के जो मिश्रण से बना वो रोवन हुआ, रोवन चितकबरा ये हुआ। और जो झिंझोड़े में देखिए था समयुग्मजी था, ये वाइट हुआ सफ़ेद और ये हुआ रेड। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि देखिए युग्म विकल्पी समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं समयुग्मजी। बात समझ में आई? अब देखिए इसमें क्या है बहुविकल्पी जीन्स एवं उनमें सप्रभाविता। तब ये होता है बहुविकल्पी जीन एवं उनमें सह प्रभाविता। ये जो होता है
बहुविकल्पी जीन्स एवं उनमें सहप्रभाविता। तो देखिए बहुविकल्पी जीन जो होता है वो 3, 4 या इससे अधिक युग्म विकल्पियों का सेट होता है जो समान जीवन में परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित होते हैं, ठीक है, तथा एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। एक ही लोकस पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे मानव में रुधिर वर्ग, तो मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति जो होती है ये बहुविकल्पता का उदाहरण है। अर्थात जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर होते हैं, ए, बी, ए बी, ओ, ठीक है, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं। तो इन्हीं ए बी ओ द्वारा जो होता है कि रुधिर वर्ग प्रदर्शित होता है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जो इन युग्म विकल्पियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इन युग्म विकल्पियों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। ये तीनों जीन समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस अर्थात स्थान पर उपस्थित होते हैं। अतः एक मनुष्य में तीनों जीन्स में से केवल 2 जीन्स होते हैं जो समान भी हो सकते हैं और असमान भी। जैसे ओ रुधिर वर्ग सामान्य है और इसके जीन्स को प्लस अथवा I0 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी में जीन जो में प्रभावित परिवर्तन के फलस्वरूप ए तथा बी रुधिर वर्ग विकसित माने जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों जीन सहप्रभावी होते हैं। तो अब सहप्रभावी में क्या है कि हम जैसे लिखते हैं किसी रुधिर वर्ग की जीन की वंशागति लिखते हैं, तो जैसे लिखते हैं ए ब्लड ग्रुप है, तो ए दूसरा, एक मिनट, जैसे ये होता है कि रुधिर वर्ग में हमने कहा 3 होते हैं, तो 3 में ए बी ओ, ए बी की भी हमने चर्चा नहीं की है, 3 होता है ए बी ओ, ठीक है। 3 हमने अभी इसके पहले भी कहा है कि युग्म विकल्पियों की संख्या 3 होती है, तो 3 है ये, ठीक है। अब इस 3 से 4 रुधिर वर्ग बने हुए हैं। तो देखिए चौथा क्या है, तो पहले हम इसको जीन द्वारा समझते हैं, जीनी वंशागत के द्वारा। यहाँ पर ए है, तो इसको हम लिखते हैं I A, या लिख सकते हैं I O, ये लिख सकते हैं। बी रुधिर वर्ग का है, तो बी रुधिर वर्ग में IB, या लिख सकते हैं IBO। अब इसमें हम O का लिखते हैं, तो O में IO। देखिए इसमें तीनों, इसका जो 3 था जीन, तीनों में क्या है कि A और B दोनों का युग्म विकल्पी जीन है, ठीक है, लेकिन O का नहीं है, O रुधिर वर्ग सामान्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब AB की हम चर्चा करते हैं, AB की, तो IB। अब देखिए इसमें क्या है कि IB दोनों जीन सहप्रभावी होते हैं, ठीक है, और इसलिए इस जीन को IB द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसको अलग कर देंगे तो AB का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो AB दोनों साथ ही साथ रहता है, ठीक, और इसका जीन भी जो होता है IB, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के सहप्रभावी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ABO, अर्थ इसका क्या है कि ABO, ठीक है, ABO रुधिर वर्गों की आनुवंशिकी के लिए क्या होता है कि IO लोकस पर
दो अन्य एलील, दो अन्य एलील, ये दो अन्य एलील ए व बी भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाया जा रहा है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको बहुविकल्पी एलील्स कहते हैं। इनको बहुविकल्पी एलील कहते हैं, एलील्स कहते हैं। इनको बहुविकल्पी एलील्स कहते हैं। और इन्हें किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? इन्हें I0 IO मतलब IA तथा IB। तो इनमें से क्या होता है? इनमें से एलील A तथा एलील B IO के प्रति क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। किंतु फिर से सुन लीजिए, इनमें से IA तथा IB मतलब एलील A और एलील B, ठीक है, ये IO के प्रति क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। देखिए कैसे, IA है IO है, तो इसमें प्रभावी कौन है? A। IB है IO है, इसमें प्रभावी कौन है? B। तो मतलब ये प्रभावी दोनों है, ठीक है। किंतु क्या होता है, IA और IB एलील जो होते हैं वो सह प्रभावी है। किसके लिए? AB के लिए। अब AB के लिए A और B इनके लिए क्या है? सह प्रभावी है, ठीक है, और इसके लिए क्या है? प्रभावी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, एलील जो होता है, एलील A की उपस्थिति में क्या बनता है? एंटीजन A बनता है, ठीक। उसी प्रकार से B की उपस्थिति में एंटीजन क्या बनता है? B बनता है। उसी प्रकार एलील A तथा एलील B, एलील A तथा एलील B की उपस्थिति में क्या बनेगा? एक बनेगा एंटीजन A और एक बचे एंटीजन B। तो एंटीजन A व एंटीजन B ये बनेगा, ठीक। एलील A तथा एलील B की उपस्थिति में एंटीजन A व एंटीजन B बनेगा। बात समझ में आई? तो इसमें जो होता है, केवल एलील O की उपस्थिति में, इसमें क्या होता है? एलील क्या है? IO की उपस्थिति में है ना, क्या बनता है? कोई एंटीजन नहीं बनता। तो ये चाहे O हो या IA व IB, ठीक, इसमें कोई एंटीजन नहीं बनता, कोई एंटीजन नहीं बनता। तो बात समझ गए ना कि इसमें एलील IO की उपस्थिति में या IA व IB की अनुपस्थिति में कोई एंटीजन नहीं बनता है, ठीक। अब चलिए हम रुधिर वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। रुधिर वर्गों में क्या है? देखिए कि जैसे रुधिर वर्ग, इसमें क्या है? रुधिर वर्ग में पहले में कि जैसे A का O के साथ, ठीक है। अब देखिए रुधिर वर्ग A के लिए समयुग्मजी पुरुष द्वारा रुधिर वर्ग O वाली स्त्री के बीच देखिए उसकी संतानों में रुधिर वर्ग क्या होगा। तो जैसे
हमने यहाँ एक रेखा चित्र खींचा है, ये। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो मेल में मान लीजिए ए, तो आई ए, यहाँ पर आई ओ ये रख दिया गया। अब इसमें देखिए क्या है कि आई ए आई ओ, इसका इसके साथ इसमें, इसका इसके साथ इसमें, इसी प्रकार इसका इसके साथ इसमें, इसका इसके साथ इसमें। अब देखिए ये चीज जो है इसमें क्या है कि सभी संतत में कौन सा रुधिर वर्ग हो, ए। ठीक है, तो सभी संतत ए रुधिर वर्ग के लिए विषम युग्मजी, देखिए विषम युग्मजी है ये। तो ये रुधिर वर्ग क्या है, रुधिर वर्ग ए होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा, हम अगर क्रॉस कराते हैं तो रुधिर वर्ग इसमें बी के साथ ओ कराते हैं क्रॉस। फिर वही है, फिर रेखा चित्र हमने वही से खींचा, इसको 4 खाने में बांट लिया। ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का। बी का होता है आई बी, और इसका ओ का आई ओ। तो सभी में कौन सा होगा, बी होगा। आई बी आई ओ आई बी आई ओ आई बी आई ओ आई बी आई ओ। रुधिर वर्ग कौन सा है, बी। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा हम चलते हैं, ए गुणे बी, ए बी का चलते हैं। तो ए बी का अगर चलेंगे तो ये देखिए 4 हमने फिर बनाया। हमने आई ए जीन लिया है, आई ए, आई बी, अब आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी। तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा, सभी में ए बी रुधिर वर्ग, सभी में कौन सा रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग होगा। अब उसी प्रकार से चौथा हम चलते हैं। चौथे में क्या होता है, ए बी गुणे ए बी, ए बी गुणे ए बी। तो वैसे रेखा चित्र इसका भी खींचेंगे। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। आई ए आई बी आई ए आई बी। तो आई ए आई ए आई ए आई बी, यहाँ पर आई ए आई बी, इसका इसके साथ आई बी। अब देखिए कौन कौन सा रुधिर वर्ग हो गया, ए बी का कौन कौन सा रुधिर हो गया, ए बी और बी। तो हम देखते हैं कि 25% जो होता है ये ए होता है, ये चीज़ हो गया। और 25% ही क्या हो गया, बी हो गया। और ये देखिए ए बी, ये 50% जो होता है ये ए बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी हो गया। अब हम चलते हैं ए का बी के साथ, युग्म विकल्पी लेते हैं। ठीक है, तो विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले के साथ जो बच्चे में क्रॉस होता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनमें कौन सा रुधिर पाए जाने की संभावना होगी। तो हम
पांचवें में चलते हैं रुधिर वर्ग ए गुणे बी। ये विषम युग्मजी है, ए विषम युग्मजी है और बी सम युग्मजी है। ठीक है, तो हम इसका रेखा चित्र खींचते हैं। इसमें ये किसमें खींचते हैं, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है, युग्म विकल्पी है, तो इसको लिखते हैं आई ए आई ओ। ठीक है, अब उसी तरीके से बी का युग्म विकल्पी भी हम लिखेंगे। ठीक है, हम इसका भी युग्म विकल्पी, इसका भी युग्म विकल्पी, मतलब दोनों विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वाले स्त्री पुरुषों से पैदा हुए बच्चों में किस प्रकार के रुधिर वर्ग की संभावना होगी। तो आई बी आई ओ। अब देखिए आई ए आई बी, फिर यहाँ पर आई बी आई ओ, यहाँ पर आई ए आई ओ, यहाँ पर आई ओ आई ओ। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें सभी 25-25% है। मतलब ये देखिए यहाँ पर ए बी, ये देखिए बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ, चारों रुधिर वर्ग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं रुधिर वर्ग ए बी गुणे ओ। अब जैसे ये होता है, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ हो तो उनकी संतानों में केवल ए अथवा बी वर्ग रुधिर होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं रेखा चित्र खींच के। रेखा चित्र में ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो अब कह रहा है कि माता पिता में, तो चलिए पिता का आई ओ, माता में आई ए और आई बी, ये क्रॉस हो रहा है। तब ये क्या है, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, यहाँ पर आई बी आई ओ, फिर यहाँ पर आई बी, यहाँ पर आई ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए कितना परसेंट 50%, बी कितना परसेंट 50%, ये 50% बी 50% ए। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी जीन्स की वंशागति होती है। तो ये मनुष्य के रुधिर में इस प्रकार का वंशागत होता है, जिससे माता पिता से उस रुधिर वर्ग के जीन जो होते हैं संतानों में पहुंचते हैं, जिसके पाए जाने की संभावना संतानों में होती है। अब एक है बहुप्रभावी जीन, ये चौथा है मेन, उधर था बहुविकल्पी जीन था, अब ये तीसरा, अब चौथा होता है इसमें बहुप्रभावी जीन। देखिए क्या है कि कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। हम लिख देते हैं, कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। ऐसे जीन्स को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए क्या होता है कि जैसे ड्रासोफिला जो मक्खी होती है, तो ड्रासोफिला में क्या होता है, श्वेत जो नेत्र होते हैं उनके रंग को निर्धारित करने वाला जीन मादा में शुक्राणुओं को संचित करने वाले अंग एवं अन्य रचनाओं को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो मतलब नेत्रों में
नेत्रों के रंग को निर्धारित करने वाला जीन, मादा में शुक्राणुओं को संचित करने वाले एवं अंग की रचनाओं के आकार को प्रभावित कर सकता है। तो एकल जीन के ऐसे बहुप्रभाव को क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं, तथा ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है। जैसे मटर में एक ही जीन पुष्प तथा बीज कवच के रंग को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हम एग्जाम्पल में हम मटर का दे सकते हैं, जैसे मटर में एक ही जीन पुष्प तथा बीज कवच के रंग को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये जो होता है बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें घातक जीन जो होता है, यहाँ लिख देते हैं घातक जीन, इसको लीथल फैक्टर कहते हैं। लीथल फैक्टर या लीथल जीन कहते हैं। तो जीवों में क्या होता है? जीवों में कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो उनके विशिष्ट लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही वे उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं, घातक जीन कहलाते हैं। घातक जीन कहलाते हैं। तो सिंपल सा है कि ऐसे जीन जो किसी जीवधारी के जीवन चक्र में उनकी किसी न किसी लक्षणों को प्रभावित करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जीन को घातक जीन कहते हैं। तो ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला टॉपिक जो होता है अगले पार्ट में भेजा जाएगा। धन्यवाद।